हम जो वो है, जो मैंने आपको कल बताया था, डाइट एंड आयुर्वेदा। एक बात आपको मैं बता दूं, आयुर्वेद आजकल क्या है, क्योंकि आयुर्वेद ग्रो कर रहा है ना। आयुर्वेद ग्रो कर रहा है, और जब कोई चीज ग्रो करती है ना, तो क्वैक्स आ जाते हैं। अभी भी इतनी बड़ी बड़ी फर्म्स हैं जो आयुर्वेद की, उनमें भी जो अधिपत्य है वो क्वैक्स का ही है। और मैं तो ये भी इवन तक ये तक कहता हूँ कि जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, जहाँ पे हमारे वैद्य विराजमान है, वो भी आयुर्वेद से बहुत दूर है, अछूते हैं। पॉलिसी मेकर जो हैं वो भी, उनको भी आयुर्वेद की पूरी नॉलेज नहीं। उसके फलस्वरूप होता क्या है कि जो ग्राउंड लेवल पे है वो आयुर्वेद से ही नहीं पहुंच पाता, जनमानस में आयुर्वेद से ही नहीं पहुंच पाता। इतने सिद्धांतों का उलट फेर के करते हैं ये सो कॉल्ड जो हमारे आयुर्वेद के ज्ञाता हैं, जो कि जिनके हाथ में कैमरा है, जिनको लोग देखते हैं, और बिल्कुल कई बार तो बिल्कुल उल्टा प्रोपोगेट करते हैं आयुर्वेद के सिद्धांतों को। तो उसी चीज को कम करने के लिए मैंने ये चीज उठाई कि क्वालिटी टीचिंग को हम बढ़ावा दें। जो एग्जैक्ट आयुर्वेद एज इट इज है, जो आचार्य चरक, आचार्य सुश्रुत ने हमें कहा, वो आप लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि उसको बिना डी कोड किए नहीं समझा सकते। अगर आप संहिता का अनुवाद देख के चलते हो, आप चरक संहिता, सुश्रुत संहिता बुक उठा के उसका अनुवाद लेके चलते हो, तो सही आयुर्वेद नहीं पढ़ पा रहे हो। तो उसी चीज को काउंटर करने के लिए एक छोटी सी कोशिश है, जो कि आई होप आहिस्ता आहिस्ता आगे बड़ी होगी। इसमें आप सभी का योगदान मुझे चाहिए। तो इसीलिए एक प्रॉपर ऑथेंटिक युक्ति के साथ सोच समझ के चलना है कि क्या ये सिद्धांत सच में सही है कि नहीं। अब इतना ये फैला हुआ है तिकतरस वाला, क्योंकि इंस्टेंट रिजल्ट देता है। करेला, नीम, जामुन ये है, इंस्टेंट रिजल्ट देगा, ब्लड शुगर लो करेगा। तो आप इसको एक पॉजिटिव वे में भी ले सकते हो, नेगेटिव वे में। इंस्टेंट करना है तो आप दीजिए, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन टाइम स्पैन फ्रेम कीजिए, कितने टाइम तक देना है, ऑब्जर्वेशन पे रखिए। ये नहीं कि आप लगातार देते रहो उसको, पेशेंट 4 महीने खाता है, 6 महीने खाता है, तो वो नहीं देखना। अब हम देखेंगे डाइट एंड आयुर्वेद। दोस्तों, दोष और रस, मैंने आपको बोला, बोथ आर द टू इंपॉर्टेंट थिंग्स इन द ट्रीटमेंट। अब आप सभी को पता है, औषध जो है, जो कि आगे हम औषधि ही पढ़ने वाले हैं, आगे हम डिजीज पढ़ेंगे, औषधि पढ़ेंगे। औषध जो है, मेडिसिन जो होती हैं, आयुर्वेद की मेडिसिन, ये क्या है, वीर्य प्रधान होती, वेर एज फूड जो है वो रस प्रधान। इसमें इतना वीर्य का हम देखते नहीं। ऑल्दो मैटर करता है, वीर्य तो हर जगह ही है, विपाक भी हर जगह है, गुण भी हर जगह है, लेकिन प्रधानता देखी जाए तो जो फूड है वो रस प्रधान है, जो मेडिसिन है वो वीर्य प्रधान। हम वीर्य देखते हैं, कोई भी मेडिसिन हम देखते हैं, देखते हैं ना, शीत वीर्य, उष्ण वीर्य। वैसे ही फूड के मामले में, सो फूड अपने आप में एक मेडिसिन बन जाती है जब हम उसे एक प्रॉपर चैनल के थ्रू दें। फूड आपको असेस कर देगा ट्रीटमेंट में, एक आपका एक बाजू बन जाएगा, आपका एक कॉर्नर बन जाएगा। अगर आप राइट फूड, राइट अमाउंट, राइट टाइम, इस पे अगर आप देते। दोस्तों, मेरे गुरुजी डॉक्टर पी.के. वारियर, जो कि इनका भी स्वर्गवास हो गया, वो फूड पे बहुत फोकस करते थे। पेशेंट जब उनके पास आता था, तो वो रिपोर्ट्स वगैरह ये सब साइड पे कर लेते थे, वो इसकी तरफ देखते भी नहीं थे। वो कहते थे कि मुझे हिस्ट्री में
पहले ये चीज दो। क्या चीज दो? अगर वो मुझे केस लेने के लिए भेजते तो पहले मुझे कहते कि नरेंद्र तू एक चीज मुझे दे, बाद में मैं आता हूँ पेशेंट को देखने। वो चीज थी करंट डाइट प्लान। और करंट डाइट प्लान का मतलब ये नहीं है कि 2-3 महीने या 4 महीने का। जब व्याधि पेशेंट को स्टार्ट हुई उससे पहले का, या जो डाइट प्लान पेशेंट काफी देर से फॉलो कर, सपोज करो व्याधि 1 साल से उसको चल रही है, 2-3 साल से पहले जो फॉलो कर रहा है, तो वो मुझे कहते थे कि यार मुझे पहले जाके करंट डाइट प्लान दे, करंट डाइट प्लान लेके आ। करंट डाइट प्लान में क्या वो चीज देखते थे, पेशेंट का पैटर्न क्या है खाने का, पैटर्न क्या है, ब्रेकफास्ट कितने बजे करता है, लंच कितने बजे करता है, और डिनर कितने बजे का। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा वो पूछते थे अमाउंट कितना लेता है, अमाउंट कितना है, अमाउंट कितना। सपोज करो आप 2 चपाती सुबह खाता है, तो दोपहर को, फिर शाम को कितनी खाता है, फिर इन बिटवीन क्या खाता है, और फिर क्या चीज उसको पसंद है, विच थिंग इज फॉन्ड ऑफ, है ना। अ, आप कह सकते हो फेवरेट चीज कह सकते हो खाने में। अब इसमें भी वो असेस करते थे कि जो वो फेवरेट चीज खा रहा है, क्या वो व्याधि की विपरीत उसको जो अट्रैक्शन हो रही है वो खा रहा है, या जो उसको प्रज्ञापराध हुआ है, जो उसकी धीर धृति स्मृति विभ्रष्ट हुई है, उसकी वजह से खा रहा है। जैसे सपोज पेशेंट को अगर क्षीण बात हुई है, तो वो ये देखते थे कि क्षीण बात में क्या उसको अमल रस खाने का मन कर रहा है। अगर पेशेंट कह रहा है कि हाँ मुझे खट्टा खाने का मन कर, तो अगर राइट खट्टा वो ले रहा है, अगर राइट फूड वो ले रहा है जो उसको पसंद है, तो टिक मार के जाता था। अगर पेशेंट कंफ्यूज्ड है मिथ्या आहार विहार से, और वो खाना चाह रहा है, पिज्जा खा रहा है वो, या बर्गर खा रहा है, या कोल्ड ड्रिंक्स ले रहा है, तो वो रॉन्ग फूड उसको काटा मार। अब इसमें जो सबसे मेन चीज थी, जया तुम्हारा स्पीकर ऑन है क्या? इको हो रही है, आवाज में इको आ रही है। हाँ, ठीक है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो था वो ये वाला था, फेवरेट फूड ऑफ द पेशेंट। क्या चीज उसको खाना पसंद है, पेशेंट कई बार नहीं बताता, आप अटेंडेंट से पूछो क्या चीज मंचिंग में क्या लेते हैं, या क्या किस चीज की ये बार बार डिमांड करते हैं। अब ये सारा हमारा करंट डाइट प्लान पेशेंट का हम देखते हैं कि क्या चल रहा है। अब इसमें बहुत कुछ चीजें असेस की जा सकती है। देखिए 4 पॉइंट है हमारे पास, पैटर्न, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। इससे आपको पता चलता है कि पेशेंट काल पे खाना खा रहा है कि नहीं खा रहा। सपोज करो पेशेंट का मॉर्निंग का 9 AM का ब्रेकफास्ट है, दोपहर वो 2 बजे खा रहा है, रात को 8 बजे खा रहा है। इट मीन्स पेशेंट की जो अग्नि है वो ठीक है। काल पे आहार लेना हो तो अच्छा माना गया आयुर्वेद में। अगर वो कह रहा है वेरिएबल हो रहा है, 9 से 10 बज रहे हैं, कभी 8 बजे खा लिया, कभी 10 बजे खा लिया, तो अग्नि वेरिएबल है। अग्नि वेरिएबल है, अग्नि तो वेरिएबल है, लेकिन पेशेंट का मानसिक दशा भी वेरिएबल है, मानसिक स्टेट भी वेरिएबल है। मीन्स दोष जो है वो ऊपर से स्टार्ट हुए हैं, मीन्स जो दोष है ऊपर भी काफी विशिष्ट है। चिकित्सा थोड़ी सी मुश्किल होने वाली है, चिकित्सा आसान नहीं होने वाली। आपका जो पहला शील्ड है अग्नि का, भोजन का, वो भी डिस्टर्ब है।
अगर पेशेंट कभी 2 रोटी खा रहा है, कभी 3 खा रहा है, कभी 4 खा लेता है, कभी नहीं खाता, कभी मिस कर देता है, कभी भूख लगती है, कभी मन होता है, कभी नहीं होता। इट मीन्स क्या, आपका जो फर्स्ट पिलर है अग्नि का, वही डिस्टर्ब है। अब इससे क्या होगा, बैठो आप अब इससे क्या होगा, फूड पिलर डिस्टर्ब है। अब इससे क्या होगा, आपका जो एक सपोर्ट होती है अग्नि की, वो नहीं होगी, क्योंकि अल्टीमेटली मेडिसिन को बचाने के लिए भी अग्नि की जरूरत है। तो एक आपकी सपोर्ट डाउन होगी, आपका पिलर अब डाउन हो गया, आपकी जो हेल्प होने वाली थी वो डाउन होगी। जरूरी नहीं है कि पेशेंट अग्नि के रिलेटेड ही डिजीज लेके आया, हो सकता है पेशेंट ऑस्टियोआर्थराइटिस का हो सकता है पेशेंट कुष्ठ का हो सकता है पेशेंट हृदय के रिलेटेड कोई डिजीज का हो, है ना। अगर अग्नि के रिलेटेड है तब तो बात सीधी चलेगी, आप तो उसी की चिकित्सा कर रहे हो जो डिस्टर्ब है, कि भाई व्याधि कोई और होती है। अब पिलर आपका एक डाउन हो गया, आपका एक सिपाही एक शहीद हो गया। अब आपको तुरंत समझ आना चाहिए कि यहाँ पे मुझे पेशेंट के साथ काउंसलिंग की बड़ी जरूरत है, पेशेंट को समझाना पड़ेगा, उसको ट्रैक पे लाना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें हमें काउंटर करनी पड़ेगी। अगर ये सब कुछ सही होता है, क्योंकि होता है कुछ पेशेंट, तो आपको एक सख्त पता चल जाएगा। डॉक्टर साहब कुछ मैसेज करके मुझे पूछ रहे थे कि कैसे हम असेस करेंगे पेशेंट की अग्नि को, कैसे हम डोज देखेंगे, मेडिसिन की कैसे देनी है, कैसे पता चलेगा कि पेशेंट की अग्नि क्या है कि नहीं, वो सब आपको पता चलेगा करंट डाइट प्लान। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। सो ये पहला आपको पैटर्न पता होना चाहिए, पेशेंट कैसे खा रहा है, उसका खाने का तरीका कैसा है, कैसे वो, क्या ऑब्जर्वेशन में खा रहा है या कुछ भी खाई जा रहा है, ये आपने अपनी हिस्ट्री टेकिंग में जरूर लेना। दूसरा, अमाउंट, अमाउंट भी इसी के रिलेशन में आ जाता है, क्या अमाउंट में खा रहा है। अगर पेशेंट कहता है कि डॉक्टर साहब मैं सुबह 2 चपाती लेता हूँ, दोपहर को चावल लेता हूँ, रात को 2 चपाती लेता हूँ और ये मेरा पैटर्न काफी देर से, इट मीन्स पेशेंट की अग्नि भी ठीक है और पेशेंट की धातुएं भी काफी लॉन्ग टर्म समय से नियर टू बैलेंस चल रही है ना। पेशेंट मतलब, क्योंकि वेरिएबिलिटी से क्या होता है, धातु भी वेरिएबल बनती है, अप्स एंड डाउन, कभी मात्रा ज्यादा खा ली, कभी कम खा ली, उससे धातु भी कभी कम ज्यादा बनती रहती, तो एक स्टैग्नेंट फ्लो नहीं बनता। जब तक स्टैग्नेंट फ्लो नहीं बनेगा रस का, धातुएं पूरी तरह से पोषित नहीं होंगी। तो एक बात ये क्लियर होगी आपको कि भाई अमाउंट सही नहीं लेने की वजह से धातुएं इसकी पोषित नहीं। दूसरा, एक चीज और पता चलती कि पेशेंट का सत्व जो है वो अच्छा है, उसका माइंड पर कंट्रोल, अगर वो सही पैटर्न में खाना खा रहा है, सही टाइम पे खाना खा रहा है, तो उसका सत्व जो है वो सही है, पेशेंट आपकी कंट्रोल में आ सकता है, आपकी बात मान सकता है, आपको ज्यादा वर्क नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, यही अगर डिस्टर्ब होता है तो यह आपको ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, आपको ज्यादा आउटपुट देनी पड़ेगी, आपकी एनर्जी ज्यादा वेस्ट होगी। फिर इन बिटवीन आ जाता है, इन बिटवीन वाला जो पॉइंट है ये अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है। इन बिटवीन वाला पॉइंट जो है ये डायरेक्टली रिलेट करता है प्रज्ञापराध से, पेशेंट की धीरे धीरे स्मृति से, उसकी इंटेलिजेंस से। वो कितना सीरियस है अपने लाइफस्टाइल कर लेता, अपने डिजीज कर लेता, और वो बंची कर रहा है बीच में बिना भूख के भी खाना खाया, इट मीन्स वो डिस्टर्ब है, मानसिक लेवल पर भी डिस्टर्ब है। तो इससे आपको ये पता चलेगा। दूसरा, फेवरेट फूड जो है, ये मैंने आपको बताया, अगर तो राइट फूड वो ले रहा है, धातुएं क्षीण है, उसको मीठा खाने का मन कर रहा है, वो नेचुरल मीठा खा रहा है, फ्रूट ले रहा है, दूध ले रहा है, घी ले रहा है या मिष्ठान ले रहा है जो दूध के बने हुए सीजनल, तो ठीक है। अगर वो रॉन्ग ले रहा है तो आपको यहाँ से करेक्ट करना पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। होता क्या है कि वैद्य ये जो करंट डाइट वाला प्लान है ये मोस्ट ऑफ टाइम मिस कर जाते हैं, पूछते ही नहीं है, पेशेंट आ गया पूछे क्या प्रॉब्लम, क्या सिम्टम है, वो बता देगा मुझे ये सिम्टम है, कट्टे डकार आते हैं, जलन पड़ती है, ठीक है, कब से हो रही है, इतना पूछ लेते कब से हो रहा है, ये वो, ठीक है, मेडिसिन दे दी, फिर बता दिया खाना पित्तवर्धक खा, ये वो नहीं खाना, हल्के में देखे उसको लूज करके छोड़,
मेरे गुरुजी कहते थे पैशन को कभी भी लूज नहीं करना, उसको मतलब देखिए अल्टीमेटली इट्स अ ट्रांसफर ऑफ वाइब्स, इट्स ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। अगर आप आपके अंदर वो कांसेप्ट पूरा अच्छे से नहीं ना बैठा हुआ, तो आप उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते। हम वही ट्रांसफर कर सकते हैं जो हम हैं। मैं अगर आपको कुछ पढ़ा रहा हूँ या कुछ दे रहा हूँ, तो जो मैंने ऑब्जर्व किया है वही दे पाता हूँ। अगर मैं कुछ आउट ऑफ द बॉक्स बोल दूँ, मतलब आउट ऑफ द सिलेबस बोल दूँ, जो कि मैंने कुछ किया ही नहीं, उस पर वर्क किया नहीं, जब उन्हें समझा नहीं, जाना नहीं है, तो वो आप कनेक्ट नहीं कर पाओ, आप कैच नहीं कर पाओ। वही चीज़ आप मैं आपको दे सकता हूँ, जो मेरे पास है। सो अगर आपको सब्जेक्ट की नॉलेज ही नहीं है, आपको करंट टाइट का पता ही नहीं है पेशेंट की, तो आप नहीं समझा सकते। आपने चिकित्सा के शुरू के जो जितने मेन पॉइंट थे, वो छोड़ दिए। आपने निदान करने में गलती कर दी, असेसिंग करने में गलती कर दी, प्रोग्नोसिस आपने छोड़ दिया। आपको पता ही नहीं है कि पेशेंट ठीक होगा कि नहीं होगा, दोबारा फ़ॉलो-अप पे आएगा कि नहीं आएगा, कितने परसेंट चांसेस हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है। अगर आपको ये चीज़ें पता होती हैं कि ये प्रोबेबिलिटी बन सकती है, पेशेंट लूज़ है, पेशेंट का सत्व कम है, थोड़ी-सी आप काउंसलिंग ज़्यादा कर लेते, उसके अटेंडेंट को ज़्यादा समझा लेते, कुछ ट्रिक्स अपना लेते, उसको डरा के कुछ कोई टैक्टिक्स यूज़ करके अ, कई बारी पेशेंट को दोबारा फ़ॉलो-अप पे बुलाने के लिए हम टेस्ट भी लिखते हैं, हालाँकि उन टेस्ट का कोई मतलब नहीं होता। लेकिन पता है कि पेशेंट का सत्व कम है, तो कोई ऐसा टेस्ट बोल देना उसको कि 2 हफ्ते के बाद उसको हम कराएँगे, फिर देखेंगे उसका क्या रिज़ल्ट है, पेशेंट आएगा। तो ये सारे तरीके हैं प्रैक्टिस के, पेशेंट को आपके अपने के साथ जोड़ने के, है ना? सो ये माइंड गेम्स हैं। ये माइंड गेम्स तभी वर्क करती हैं जब आपको पता हो कि पेशेंट कैसा है। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, ये आपको ऑब्जर्वेशन में रखनी है। डाइट का अगेन, क्योंकि पेशेंट आयुर्वेदिक फिजिशियन के पास डिफरेंट स्टेट से भी आते हैं, और कुछ के पास आउट ऑफ स्टेट्स के भी, कंट्रीज के भी पेशेंट होते हैं, है ना? तो जहां पेशेंट रह रहा है, रीजन के हिसाब से क्या वो डाइट सही ले रहा है। आर्य विद्याशाला कोटाकल में जब हम पीजी कर रहे थे, तो हर पेशेंट के लिए अलग से किचन वो देते, ताकि जो जिस रीजन का है, जो करंट डाइट वो ले रहा है, वो फॉलो कर सके। अब वो सामने वाली डाइट लेता है जो यूनिवर्सल है, उनकी साउथ इंडिया में तो उनकी डाइट चलती है। तो वो अगर वो लेता है, तो एकदम से डाइट चेंज होती है। तो डाइट जब चेंज होती है, तो डिजायर रिजल्ट नहीं मिलता। जो 25 साल से दाल रोटी खा रहा है, आप उसको एकदम से डोसे पे ले आओ, वो खा तो लेगा, लेकिन डिजायर रिजल्ट नहीं आ पाए। बाकी पैथी के ये लोग फॉलो करें ना करें, लेकिन आयुर्वेद वालों को तो करना ही है, क्योंकि डाइट और आयुर्वेद दोनों जुड़े हुए हैं। मैंने आपको बताया रस है, और वीर्य भी रहता है डाइट। अब इसी खासियत की वजह से, अगर आप राइट डाइट देते हो, पेशेंट को एडवाइस करते हो, राइट डाइट राइट टाइम पे, तो क्या होता है, मोर देन 50% ऑफ योर वर्क हैज बीन डन। 50% काम आपका हो जाता है। इसलिए युवागु कल्पना जो है, वो आचार्य ने सूत्र स्थान में बताई। हम देखेंगे उनको, आगे पढ़ेंगे, उसके लिए थोड़ा सा आपको मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। वो हम देखेंगे कौन सी व्याधि में क्या डाइट देनी, हम देखेंगे सारे। अभी अगर हम पढ़ते हैं, तो यू विल फाइंड कि ये थ्योरेटिकल पोर्शन है। तो इसीलिए अगर राइट डाइट राइट टाइम पे अगर आप देते हैं, 50% काम आप कवर कर देते हैं। और रॉन्ग डाइट, रॉन्ग टाइम, इसको आप बंद करवाते हैं अगर, तो 50% काम ये भी हो जाता है। क्योंकि जब सप्लाई चेन ही टूट गई, अब बंदा नशा कर रहा है, कोई इसको कोकेन का नशा लगा हुआ है, आप उसको ड्रग डी एडिक्शन सेंटर में ले आए, वहां उसको ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, और साथ में वो बंदा कोकेन भी ले रहा है, सप्लाई भी चल रही, तो क्या ट्रीटमेंट होगा, उसका ट्रीटमेंट हो पाएगा? तो सप्लाई चेन को हमें देखना है, सप्लाई चेन को आइडेंटिफाई, हर एक हर एक व्याधि की सप्लाई चेन होती है, इवन की गूढ़ लिंग व्याधि की भी। वैद अगर पढ़ना चाहे ना, तो गूढ़ लिंग व्याधि शब्द चरक ने यूज किया है,
गूढ़ लिंग व्याधि, जिसका लिंग, जिसका निदान वो छुपा हुआ है, जिसका निदान मतलब रहस्य है। तो मैंने आपको, जब पहला लेक्चर हमारा हुआ था, तो मैं आपको पिछले जन्मों में लेके गया था, पूर्व जन्मों में, प्रकृति फॉर्मेशन, उसका कारण क्या था, मैं गूढ़ लिंग का आपको समझाने की कोशिश कर, जो इडियोपैथिक कॉजेज होते हैं, इडियोपैथिक कॉज, उनके भी रीजंस हैं। आयुर्वेद में कोई इडियोपैथिक नहीं, उनके भी कारण हैं। और एक अच्छा वैद्य, एक द्विज वैद्य, वो कारण भी ढूंढ लेता है। इसलिए मैंने पहले के शुरू के लेक्चर्स में पूर्व जन्मों और प्रकृति फॉर्मेशन पे बहुत ज्यादा जोर दिया। मैंने ये नहीं कहा कि हमें पता ही नहीं है कि कौन बंदा कैसे प्रकृति बनती है, कोई भी किसी भी बॉडी में कैसे जन्म ले लेता है। तो उस चीज को समझाने के लिए मैंने, गूढ़ लिंग को समझाने के लिए मैंने पीछे के जन्मों को भी आपको समझाया कि कैसे प्रकृति फॉर्म होती है। अब आपने जब रॉन्ग पैटर्न, रॉन्ग डाइट पकड़ ली पेशेंट की, उसको करेक्ट कर दिया, तो आप मानो कि व्याधि शिथिल हो जाती, शिथिल शिथिलता आ जाती, नरम पड़ जाती। व्याधि भी नरम पड़ती है, रोगी भी नरम पड़ जाता है। बात समझ रहे हो मेरी? कोई पित्तवर्धक आहार ले रहा है, विहार कर रहा है, गुस्सा कर रहा है बहुत ज्यादा, क्रोध है उसकी लाइफ, आप क्रोध उठा दोगे ना, तो जो पित्तज व्याधि लेके वो आया है, वो भी शिथिल पड़ जाएगी और पेशेंट भी शिथिल पड़ जाएगा, झुक जाएगा, वो नरम नरम हो जाएगा। और जब शिथिलता आ जाती है व्याधि में, तो उसको काउंटर करना बहुत आसान हो जाता है। कोई बंदा आपसे लड़ रहा हो, कुश्ती कर रहा हो, सपोज आप भी उतना जोर लगा रहे हैं 100%, वो भी उतना जोर लगा रहा है, तो आप उसको हरा नहीं पाओगे, है ना? अब एक चीज हो सकती है, या तो आप बढ़ा दो या वो कम कर दो। अब आप जोर यहाँ पे बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि लिमिटेड चीजें हैं। कुछ आगे, कुछ चिकित्सा के आगे आप बढ़ ही नहीं सकते जब तक सप्लाई चेन ना टूटे। जितना मर्जी ट्रीटमेंट कर लोगे, थोड़ा सा हटा, थोड़ा सा लक्षण कम होंगे, फिर बात वहीं पर आ जाएगी। तो जैसे ही आप ये सारे फैक्टर खत्म करते हो, तो मेडिसिन की डिपेंडेंसी कम हो जाती है। अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब आप डाइट करेक्ट करते हो, व्हेन यू करेक्ट द डाइट, करेक्शन ऑफ डाइट, तो डिपेंडेंसी ऑफ मेडिसिन डिक्रीजेस। या यूं कहें कि आपको ज्यादा हश-पश हाई क्लास मेडिसिन की, हाई क्लास योगास की, कषायम की, घृतास की, कॉस्टली रसा औषधि की जरूरत नहीं पड़ती, कम जरूरत। अगर आप देखिए, रस प्रेपरेशन जो बनी ना, रस प्रेपरेशन जो हमारे मेटल प्रेपरेशन जो थी, उसका कारण तो बड़े थे उनका अस्तित्व में आने के लिए, लेकिन एक कारण और भी था। वो ये था कि जैसे जैसे लघुत्रयी आगे पहुंचते गई, नॉलेज जो थी वो कम होती वैद्यों, तो इमीडिएट रिजल्ट देखना उन्होंने चाहा, पथ्य अपथ्य को दरकिनार करना चाहा, इसलिए रस औषधि अस्तित्व में आई, स्वर्ण योग कल्पना आई, बड़े सारे ऐसे मेडिसिन आई, हालांकि वो इफेक्टिव है, लेकिन एक कारण उनका ये भी रहा, हमने वो नहीं करनी, इसलिए बृहत्त्रयी सबसे उत्तम मानेगी, सुश्रुत और चरक, क्योंकि वो रूट पे बात करते हैं, सोर्स पे बात करते हैं। अब डाइट, कल मैंने आपको बताया था कि कई बार व्याधि जो होती है, स्ट्रांग होती है, स्ट्रांग व्याधि, प्रबल व्याधि। अब इस केस में क्या होता है, या तो आप शोधन करवाओ, स्ट्रांग प्रबल व्याधि का एक फार्मूला है कि आप शोधन करवाओ, इतना कर्म का हैबिट्स इतनी स्ट्रांग हो गई है, बार बार माइंड का शरीर पर जो स्टिक सिग्नल आ रहा है इतना स्ट्रांग हो गया है
कि शमन औषधि से बात नहीं बन रही, क्योंकि शमन औषधि का वीर्य कम है। शमन औषधि जो है वो स्मॉल मात्रा में है, वीर्य लेस है, तो बात इतनी बनती नहीं। पहला पॉइंट बनता है कि आप उसे शोधन करवाओ। लेकिन आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि शोधन कराना सभी पेशेंट के लिए पॉसिबल नहीं। तो क्या क्या एक तरकीब बनती है जो कि मैं यूज करता हूँ। मैं कुछ समय के लिए 14 डेज के लिए सपोज करो, या 7 डेज के लिए, 10 डेज के लिए। अब देखिए, एक दिक्कत और आती है। शमन औषधि आप एक लिमिट से ज्यादा नहीं दे सकते। अगर आप संहिता की मात्रा देखो तो बड़ी मात्रा है, बहुत बड़ी मात्रा। हमें लगता है कि यार वो मात्रा आज के टाइम पे पेशेंट पचा नहीं पाएगा। ऐसी बात नहीं, पचा सकता है। लेकिन दिक्कत क्या है, हम शमन औषधि को एज इट इज डाइट के साथ देते हैं। पेशेंट जो डाइट खा रहा है उसी के साथ दे दिया, जो काम कर रहा है उसी के साथ दे दिया। अब उसमें तो मात्रा और कम हो जाती है। अब पेशेंट की कैपेसिटी 2 रोटी वो सुबह खा रहा है ब्रेकफास्ट में, और 3 के बजे और जो 2 बजे आप खा लो, चावल खा रहा है, राइस खा रहा है, तो शाम को वो थोड़ा सा स्नैकिंग भी कर रहा है, फिर रात को वो फिर रोटी खा रहा है 2। तो मतलब उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है फुली पैक्ड है, फुली पैक्ड है। क्योंकि अगर पैक नहीं होता तो खाने की लालच लालच तो हर किसी की, वो 3 खा लेता। 3 नहीं पच रही है तभी वो 2 खा रहा है। 3 का उसका बॉडी सिस्टम अलाउ नहीं कर रहा तभी 2 खा रहा है, तो ऑलरेडी वो सैचुरेटेड है। अब इस सैचुरेशन में आप उसे 2 कषाय डाल देते हो, फिर गुटी बटिका डाल देते हो, फिर चूर्ण भी डाल देते हो, फिर रात को सोते समय लेहम या घृत भी डाल। अब होता क्या है इसमें इसमें दिक्कत ये होती है कि अगर तो आपके कषाय थोड़े से दीपनीय हैं, थोड़े बहुत उनमें दीपनीय तक गुण है, कृष्ण का भी बल ठीक है, तो वो क्या करता है, पचा लेता है थोड़ा बहुत। वो कहेगा नहीं आपको कि डॉक्टर साहब गैस हुई या मतलब बात बन नहीं रही, जम नहीं रही। लेकिन अगर कोई बंदा ऐसा है जिसका अग्नि ऑलरेडी डाउन है, पूरा सैचुरेटेड है, बल भी इतना नहीं है, तो मेडिसिन सूट नहीं करती। सूट नहीं करती इसका मतलब एक और भी है कि रिजल्ट ही नहीं आता। आपने मेडिसिन अच्छी दी, रिजल्ट ही नहीं आया। अब दूसरी कंडीशन में व्याधि प्रबल है, अब मेडिसिन आप ज्यादा डाल नहीं सकते, तो इससे एक लिमिट से आप ज्यादा डाल नहीं सकते, तो रिजल्ट तब नहीं आए। तो इस कंडीशन में अगर आप सिस्टमेटिकली प्लान करते हुए, क्या प्लान है और प्लान में क्या चीज देखनी है, ऐसे नहीं कि किसी की भी डाइट कम कर, ऐसे नहीं। क्या चीज देखनी है, आचार्य चरक बोलते हैं, जब डाइट कम करनी हो, जब चिकित्सा करनी हो, तो 2 फैक्टर का ध्यान रखें। एक है अग्नि एंड स्ट्रेंथ। अग्नि और स्ट्रेंथ को बचाते हुए आपने डाइट थोड़ी सी कम करनी है, थोड़ी सी शिफ्टिंग करनी। अब अगर डाइट कम कर रहे हो आप, तो पेशेंट की एक्टिविटी भी थोड़ी कम करनी। अब ये ना हो कि पेशेंट जिम मार रहा हो और आपने डाइट कम कर दी हो, जिम भी मारता जाए और आप साथ में ये मेडिसिन, तब भी बात नहीं बनेगी। एक्टिविटी भी कम करनी है, डाइट भी कम करनी है, और मेडिसिन को, इसको एक बड़ी अच्छी एग्जांपल साउथ में बोलते हैं कि मेडिसिन मेडिसिन विल एक्ट एज फूड। मतलब फूड की जगह मेडिसिन ने ले ली। एक इसका रेफरेंस भी है शायद, आई डोंट नो सहस्त्र योग में है, किसी में है, कि आपने मेडिसिन को एक सब्स्टिट्यूट कर दिया आहार में थोड़ा सा। अब इसमें मात्रा आप ज्यादा दे सकते हो। आप कषाय जो 15 ml दे रहे थे 20 ml दे सकते हो। घृतम जो आप 10 ml दे रहे हो आप 15 ml दे सकते हो। मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ, एक डिजीज की एग्जांपल देके बताता हूँ। ऑल्दो मैं केस डिस्कस कभी नहीं करना चाहता आपसे, लेकिन एक एग्जांपल देख के आपको मैं बताता हूँ, चीजें और क्लियर हो जाएंगी आप। ये मेरा एक सेट प्रोटोकॉल है जो कि मोर देन 90% पेशेंट में यूज होता है। पूरा 100% नहीं होता,
क्या है? कफज कफज पेशेंट है, कफज प्रकृति का, कफज प्रकृति का पेशेंट है। बॉडी गेन की, बॉडी वेट गेन किया हुआ है, पर्टिकुलरली फीमेल्स होती हैं। शीर्षूल है उसको, शीर्षूल है। आपने फर्स्ट फॉलोअप में उसको मेडिसिन दी, जो भी शीर्षूल की मेडिसिन होती है वो आपने दी, वर्ण आदि, कषाय वगैरह, प्रत्यक्ष आदि, कोई रिजल्ट नहीं आया। फिर क्या, शिफ्ट करना पड़ता है पेशेंट। अब मैं क्या करता हूँ, पेशेंट को फ्रूट डाइट में डाल देता हूँ। फ्रूट डाइट में क्या डालता हूँ कि 7 बजे 7 AM एक गिलास जूस ले लिया, जैसे भूख उसको दोबारा लगी, उसको पूछता हूँ कि जब भी तुझे भूख लगी ये जूस पी लेना। 12 बजे एक गिलास और जूस ले लिया, फिर 2 बजे ले लिया, 4 बजे ले लिया, 8 बजे, ऐसे करके जब भी भूख लगे जूस ले लेना। ये स्टार्ट करता हूँ। फिर अब जैसे घृत देना है तो 7 बजे वाला मैं जूस बंद करता हूँ, तो घृत स्टार्ट करता हूँ 5 ml से। 5 ml वर्ण आदि घृत। वर्ण आदि घृत की एक विशेष फलश्रुति है शीर्षूल, और ओबीस बंदर के लिए ये अच्छा है। हम देखेंगे जब वर्ण आदि कक्षाएं पढ़ेंगे, इन डिटेल पढ़ेंगे। अभी के लिए आप इतना ध्यान रखो, वर्ण आदि शीर्षूल की उत्तम औषधि है, कफज शीर्षूल। 5 ml शुरू कर लिया विद ओट्स, या ओट्स के साथ ही देता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम, अगर पेशेंट को पैलेटेबल नहीं, अदरवाइज प्लेन। फर्स्ट डे 5 ml, सेकंड डे 10 ml, थर्ड डे 15 ml, फोर्थ डे 20 ml, फिफ्थ डे 25 ml। बस यहाँ मैं स्टॉप कर देता हूँ। अब फ्रूट जूस पे रखता हूँ, पेशेंट की एक्टिविटी नियर टू नील कर देता हूँ, बहुत कम। अब उससे क्या होता है, औषध जो है एक अबंडेंस में चली जाती है, विदाउट डिस्टर्बिंग अग्नि एंड बला ऑफ द पेशेंट। ऐसे अगर आप घृत 10 ml भी दो ना, पेशेंट पचा नहीं पाता, क्योंकि इतना सैचुरेशन हो चुकी है दोषों की, ऊपर से खाना भी खा रहे हैं। ये उन पेशेंट के लिए जो किसी भी चीज से ट्रीट नहीं हो रहे। तो 25 ml तक जाते जाते पेशेंट डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर, क्योंकि क्यों डाइजेस्ट कर रहा है, क्योंकि दूसरी तरफ आहार जो है मिनिमलिस्ट कर दिया मैं, तो डाइजेस्ट कर पा रहा है। 5 ml से उसको रिजल्ट नहीं आ रहा, लेकिन 25 ml से रिजल्ट। अब आप, मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आपको इनकरेज नहीं कर रहा हूँ कि आप ये यूज करो, विद इन 14 डेज में पेशेंट इंप्रूव हो जाता है, बिल्कुल सारे सिम्टम उसके ठीक हो जाते हैं। एक एग्जाम्पल ये है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ये जैसे हम चिकित्सा कार्ड देखेंगे तब देखेंगे। फिर आम बात में भी यूज करता हूँ फ्रूट जूस डाइट, द सेम पैटर्न। आम बात में बिल्कुल फ्रूट जूस डाइट पर रखता हूँ पेशेंट को, लेकिन स्ट्रेंथ देख के। अब ये नहीं कि पेशेंट कमजोर था और आप 2 हफ्तों के लिए बोल दो कि जूस पी दो, और 2 हफ्ते के बाद मेरे पास आना, तब तक वो कुछ और हो जाएगा, वैसा नहीं। आपने ऐसे पेशेंट को कीन ऑब्जर्वेशन में रखना है, पहले खुद श्योर होना है कि क्या, अब ये पेशेंट एक टाइप का क्या लंघन है। लंघन का मतलब ये थोड़ा कि बिल्कुल खाना छोड़ दो, एक टाइप का लंघन है, ये भी सिद्धांत है। लेकिन लंघन में बल देखना ना पेशेंट, क्या पेशेंट, एक बल भी 2 प्रकार का होता है। क्या पेशेंट भूख भूख का बल सहन कर सकता है, और जब भूख लगती है ना, तो कुछ लोग मेंटली भी डिस्टर्ब होते हैं, तो क्लेश मानसिक लेवल पर भी बनता है। तो ये भी देखना है कि क्या मानसिक लेवल पर भी वो उस चीज को सहन कर सकता है। ऐसा ना हो कि पेशेंट को वीकनेस ना हो बॉडी के, लेकिन वो इतना हाइपर एंजाइटी वाला हो कि उसको पहले लगेगा कि यार मैं जूस पी रहा हूँ, मेरे में कमजोरी आ गई, मैं तो वीक फील कर रहा हूँ, मुझे ये हो रहा है। तो उसके मानसिक दोष बढ़ जाएंगे, और मानसिक दोष जब बढ़ जाएंगे तो कोई फायदा नहीं होता ट्रीटमेंट, क्योंकि मानसिक दोष फिर शारीरिक बढ़ा देते हैं, और जिस चीज की चिकित्सा आप कर रहे हो वो चिकित्सा सफलता कम, विफलता ज्यादा। आप सपोज करो यही पेशेंट को अगर मैं ऐसा पेशेंट हो कि जो बड़ा डाइट के पर्टिकुलर हो,
कहेगी कि मैं फ्रूट जूस डाइट ले रहा हूँ, मैं वीक हो गया हूँ, मेरे कमजोरी आ गई है, तो ऑलरेडी उसकी शीर-शूल की चिकित्सा कर रहा हूँ, शीर-शूल मैं साथ में उसको दे रहा हूँ, तो फिर वो रिलेशन बनता नहीं। तो ये चीज़ें आपने युक्ति के साथ असेस करनी है। आपने एक ऑब्जर्वर बनना है पहले, बिफोर प्रिस्क्राइबिंग राइट डाइट एंड राइट ड्रग फॉर द राइट पर्सन। यही चिकित्सा है। राइट डाइट, राइट ड्रग फॉर द राइट पर्सन, यही ट्रीटमेंट है। इस चीज में अगर आपको मास्टरी आ गई तो आप अच्छे वैद्य बन गए, और इसी मास्टरी को हमने करना है, इसी मास्टरी को हमने एंड तक लेना है। तो ये था डाइट और आयुर्वेद। अभी इसके रिलेटेड कोई डाउट है आपका तो मुझे बताएं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जो वैद्य नहीं ज्वाइन कर पाए हैं उनको मैं एडवाइस करूंगा स्ट्रिक्टली कि आप ये लेक्चर को मिस ना करें। ट्रीटमेंट व्यू ऑफ पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एनी क्वेश्चन कोई बनता है आपका, लेट मी नो। सर व्हाट इज द सेकंड टाइप ऑफ बल? सेकंड टाइप देखो, बल शारीरिक एंड मानसिक, दो बल हैं। आप कुछ पेशेंट को देखना, शरीर से बहुत वीक होते हैं वो, लेकिन माइंड से बड़े स्ट्रांग होते हैं। बल क्या है? क्लेश सहन करने की शक्ति, क्लेश सहन करने की शक्ति। और क्लेश क्या है? आप जो चीज काफी देर से फॉलो कर रहे हो उसका डेविएशन होना, आपके अकॉर्डिंग कोई चीज ना चलना, वो क्लेश बनता है। अब शारीरिक और मानसिक, शारीरिक जो बल है वो अग्नि के रिलेटेड ही होता है। आपने अच्छा आहार विहार खाया, अष्ट पुष्ट आहार खा रहे हो तो शरीर से हट्टे कट्टे हो। आहार कम हो गया, यू विल फील लो, आपके अंदर एनर्जी नहीं आएगी। लेकिन मानसिक बल ऑब्जर्वेशन से बनता है, बंदे की एटीट्यूड से बनता है, लाइफ देखने के नजरिए से बनता है, उसके पर्सपेक्टिव से बनता है। और एक बात इंपॉर्टेंट, मानसिक ही शारीरिक को बढ़ावा देता है। जिस बंदे का मानसिक बल सही है, शारीरिक कम भी होगा तो वो उसको कोप अप कर देता है। सो मानसिक बल ये है कि आप कैसे चीजों को देखते हैं, आपके अंदर सहन करने की शक्ति की। तो ये दो बल होते हैं। सर फ्रूट जूस में किस फ्रूट का जूस लेने का आपको बोलो? चलो ये मैं कम डिस्कस करता हूँ क्योंकि अभी हम चिकित्सा है ना पढ़ रहे हैं। फ्रूट जूस क्या लेना है? फ्रूट जूस जो सीजन चल रहा है, जो सीजनल फ्रूट चल रहा है, ओनली सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। और और दूसरा क्या है? जो फ्रूट उसके दोषों को प्रकोपित ना करे। सिद्धांत वही, सिद्धांत चेंज नहीं होंगे, सिद्धांत वही रहेंगे। अब आप उसको केला खाने को बोलोगे या मीठा फ्रूट दोगे जो कफ बढ़ाए उसका, कफ को तो हम कम कर रहे हैं, ऊपर से घृत भी दे रहे हैं। तो अगर आप कफ वर्धक ठंडा जूस है उसको ज्यादा दे रहे हो तो वो भी है। इसलिए चेंज बोला है, फ्रूट चेंजिंग करने को लिए बोला है। अब फ्रूट ही केला नहीं है इसमें, आप लिक्विड पेया भी दे सकते हो। तो अब क्या है, कुछ सीजन में फ्रूट्स नहीं होते, लिक्विड पेया दे सकते हो, फ्रूट खाने के लिए दे सकते हो, या हल्की कोई मंड पेया जलेबी भी दे सकते हो। ये टोटली डिपेंड्स ऑन योर युक्ति एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेस। कई बार पेशेंट फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं होते, अब उसमें आप मंड देके चल काम चला सकते हो, पेया देके काम चला सकते हो, या लाइट फूड देके काम चला सकते हो। लाइट फूड में बड़ा कुछ आता है ना। तो आप जहाँ पेशेंट रोटी थोड़ी सी खाने में भरी, आप चावल दे सकते हो, मूंग की दाल दे सकते हो। तो ये अपने ऊपर है, ठीक है, जो जो पेशेंट के साथ है। क्योंकि अगर आपने उसके रिसोर्स से हटके कोई चीज बता दी तो नहीं कर पाएगा। जब वो उस वक्त तो बोल देगा हाँ हाँ मैं कर लूंगा, लेकिन वो ड्राइड अप हो जाएगा, है ना। अब उससे क्या होगा, उसके अंदर एक साइकोलॉजिकल चीज बैठ जाएगी। डॉक्टर ने मुझे बोला था वो मैं कर नहीं पाया, यार क्या फर्क पड़ेगा मुझे, डाउन हो जाएगा, उसका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा तो व्याधि बढ़ जाएगी। कॉन्फिडेंस सब रहता है, व्याधि डाउन रहती है। अगर कॉन्फिडेंस डाउन है तो व्याधि अप हो जाती है। तो ये इसी के लिए परफेक्शन बनना है, इसी को सारे पार्ट देखने हैं, ठीक है।
कोई और क्वेश्चन? ओके, गॉट इट, ठीक है। नहीं, नहीं होता। 200 ml जूस, आप एक गिलास जूस दो, अगर आप 12 बजे जूस देते हो तो 2-3 बजे तक पच जाता है। कुछ लोगों को लेट पचता है, वो तो अपनी अपनी अग्नि पर। वर्ण आदि घृत दे रहे हैं, वो भी तो अग्नि बढ़ाएगा ना। तो वो टाइम नहीं रखना, उसको फिट करना, जब उसको भूख लगे उसको बोलना कि आप ये ले, उसको ऑप्शन दे देना। जैसे डाइटिशियंस क्या देते हैं, ऑप्शंस देते हैं। डाइटिशियन अगर अच्छा डाइटिशियन अगर आप देखो तो ऑप्शन देता है, वो कहता है कि आप रागी खा लो, ओबलिक पोहा खा लो, है ना, उपमा खा लो। ठीक है, ऑप्शंस है, ऑप्शन दे दो आपको। अब मेन चीज, अगर आप उसको सिद्धांत समझाने में कामयाब हो जाते हो कि भाई हल्का खाना खाना, हल्के से ये होगा, तो वो कुछ बात कई बार तो वो अपने आप से ही बना लेते हैं पैटर्न, डाइट अपने आप बना लेते हैं। एनी अदर क्वेश्चन? आई होप आज आपको सर सर एक्सक्यूज मी सर। सारी चीजें, व्हाट इज द राइट टाइम टू गिव ग्रिप वन पेशेंट। अच्छा, ऑडियो क्वेश्चन भी है। सर एक हेलो, यस, हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर सर ऐसा होता है कि ज्वर में जैसे रहता है कि कुछ लोगों को ज्वर रहता है तो एक लंघनिक चिकित्सा है उसमें, तो शुरू में हम लंघन एक हल्की डाइट दे, लेकिन कई बार होता है कि पेशेंट आता है 5-6 महीने या ऐसे ऐसे भी पेशेंट रहते हैं जो काफी सालों से वो जीर्ण ज्वर की अवस्था में चलते रहते हैं सूक्ष्म रूप से। हाँ सर हाँ, उनके में डाइट प्लान में लंघन देने पे वो वीकनेस बोलने लगते हैं, तो हम्म, उसमें डाइट प्लान का क्या हमको करना चाहिए तो उनका बल भी वो मेंटेन रहे? और हम्म, ठीक जी है। डॉक्टर साहब, आपका नाम क्या है? सर, डॉक्टर रविकांत प्रजापति सर। ठीक है, डॉक्टर रविकांत प्रजापति का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन हो रहा है, वो हम लेते हैं, टेक्स्ट में आया है। ठीक है, डॉक्टर रविकांत प्रजापति का डॉक्टर साहब का क्वेश्चन है कि जीर्ण ज्वर, जीर्ण ज्वर आपके लिए थोड़ा सा मैं कोरिलेट कर लेता हूँ। सपोज करो टाइफाइड फीवर है पेशेंट, बड़े टाइप से टाइफाइड फीवर चल रहा है, ठीक है, क्रॉनिक टाइफाइड फीवर। पेशेंट आपके पास प्रेजेंट होता है, मुझे डॉक्टर साहब बुखार रहता है, बीच बीच में हल्का, टेम्परेचर आता नहीं है, टेम्परेचर पे शो नहीं होता, मुझे फील होता है कि मैं बुखार है मुझे। डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि ये क्रॉनिक पेशेंट है, जो कि होते हैं हमारे पास, क्रॉनिक ही आते हैं, अक्यूट वाला निकल गया फेस। तो क्या होगा, यहाँ पे लंघन कैसे करवाना? देखिए, अब इतना लंबा फीवर है, यहाँ पे इसको धातुगत ज्वर माना जाता है। फीवर धातु में पहुंच गया है ना। अब यहाँ पे जो आपने डाइट प्लस जो मेडिसिन देनी है, डाइट एंड मेडिसिन, वो एक आर्ट है। अब इसमें आप जो डाइट दोगे वो अक्यूट वाली डाइट नहीं चलेगी, क्योंकि उसका कोई बेनिफिट ही नहीं है। कितनी देर दे लोगे आप, कोई रिजल्ट, बहुत मिनिमलिस्टिक रिजल्ट आए। सो आपने इसमें क्या चीज करनी है, आपने मेन चीज करनी है पथ्य एंड पथ्य, पथ्य एंड अपथ्य। जो भोजन उसकी अग्नि को डाउन कर रहा है उसको बंद करना है, जो आहार उसकी अग्नि को कम कर रहा है वो डाउन करना है, जो विहार उसकी अग्नि को डाउन कर रहा है वो कम करना है, जो औषध सॉरी जो आहार एंड विहार उसकी व्याधि के अनुकूल है उसको कम करना। अब इसमें डाइट क्या करनी है, डाइट इसमें क्या है, डाइट क्या है, एक तो आपने उसका टाइम मैनेज करना है, राइट अमाउंट मैनेज करनी है, राइट फूड देना उसको। देखो, गड़बड़ तो कुछ ना कुछ वो कर ही रहा होगा, ऐसे तो है नहीं, ठीक है, नहीं भी कर रहा होगा तो पहले क्यों, तो वो गड़बड़ आपने करेक्ट करनी, यही डाइट है। मात्रा उसको निर्धारित करनी है आप, प्लस उसका पोषण भी चलता रहे। अब मान लो कि टाइफाइड क्रॉनिक भी है, थोड़ा सा उसको कफ सिम्टम लग रहे हैं, तो डेयरी प्रोडक्ट बंद करवा दो। डेयरी प्रोडक्ट बंद करवा दिया आपने, डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जब वो बाहर का खाना खा रहा है, जब फ्राइड खा रहा है, फ्राइड बंद कर दी, यही डाइट होगी, है ना। अब पेशेंट तीनों टाइम रोटी खा रहा है, रोटी एक टाइम कर दो, चावल इंट्रोड्यूस करवा दो, और लघु होते हैं थोड़े पचने में, है ना। पेशेंट परोठा ले रहा है सुबह, अगर पंजाबी है तो उसको परोठा बंद करवा दो, अगर साउथ इंडियन है तो फ्राइड का कुछ ले रहा है, अगर डोसा मसाला डोसा वगैरह कुछ लेगा तो वो बंद करवा दो। तो यही उसकी डाइट है, यही उसका लंघन है। तो मिक्सिंग करनी है आपने, क्योंकि इस कंडीशन में धातुओं का भी आपका ध्यान रखना, षड्रस भोजन का भी आपका ध्यान रखना, कोई रस बंद नहीं करवाना। और इस कंडीशन में क्या रहता है, मेडिसिन भी आप अगर आप देखो ना,
तो मोस्ट ऑफ द टाइम घृत कल्पनाएं हैं, घृत कल्पना है, लाइक इंदुकांतम घृतम है इसमें, है ना, या फिर रसा औषध कल्पना है, जो कि स्वर्ण की प्रेपरेशन है या कोई स्वर्ण चांदी प्रेपरेशन, बल्ले औषध है। इसमें बेसिकली क्या है, अगर आप औषध की कंपोजिशन से ही आपको पता चल जाता है। अगर आप इन फीवर्स की औषध की कंपोजिशन भी देखो ना, तो क्या है, मिक्सिंग ऑफ तिक्त कटु रसा प्लस मधुर रसा, आम पे भी काम कर रही है, प्लस साथ ही साथ धातु को बढ़ा रही है, दोनों पैरेलल के साथ, है ना। तो वैसे ही पैरेलल आपको आहार में, ठीक है। सेटिस्फाइड है तो मुझे बताएं जी सर, डॉक्टर रविकांत, थैंक ठीक है। जी सर, जी आगे सर, हम थैंक देखेंगे, यू। जैसे हम व्याधियां पढ़ेंगे ना इन डिटेल, आपका ये सारा कुछ क्लियर होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन है इस पे चैट में आया हुआ है, सर व्हाट इज द राइट टाइम टू गिव घृत व्हेन पेशेंट फील्स हंग्री। देखो अगेन ये पॉइंट चिकित्सा का पॉइंट है, चिकित्सा हम आगे पढ़ने वाले हैं। अभी के लिए आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, घृत जो है गुरु कल्पना है हमेशा आयुर्वेद की, तो निरअन्न इसको बोला है देने के लिए। बाकी इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन द व्याधि, कौन सी व्याधि आप काउंटर कर रहे हो, अग्नि की है या उदर जत्रुगत रोग की है, सार्वदेहिक है, तो घृत उसके डिपेंड करता है। लेकिन ब्रॉडली अगर आप देखो तो निरअन्न इज द निरअन्न बेस्ट टाइम टू गिव घृत। अगर पेशेंट मोस्ट ऑफ टाइम ये मॉर्निंग में रहता है, लेकिन मोस्टली पेशेंट इसको मॉर्निंग में डाइजेस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि आजकल क्लेश सहन करने की शक्ति नहीं है लोगों में, तो रात को भी आप दे सकते हैं खाना खाने के बाद। तो हम देखेंगे, बाद में हम डिस्कस करेंगे अच्छे से, ठीक है। और कोई क्वेश्चन, एनी अदर क्वेश्चन? डॉक्टर साहब आपके क्वेश्चन कुछ? हाँ हाँ, किसमें? अक्यूट में? अक्यूट में तो डाइट आप देखो, दीपनी पाचनी होगी तो फिर तो मधुर रस तो बिल्कुल जीरो कर देना ना आप। उसमें अगर अक्यूट डिजीज कोई आती है, अक्यूट सपोज करो अक्यूट फीवर आता है, अक्यूट फीवर आता है, तो उसमें तो आपने मधुर रस तो बिल्कुल नील करना है ना। तो डाइट में नील करना है, वो तो अक्यूट है। कितने दिन करोगे, 10 दिन कर लोगे, 2 हफ्ते कर लोगे ज्यादा तो ज्यादा, उसके बाद वो शांत हो जाता है। वो तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? एक्सक्यूज मी सर, हाँ एक, एक्सक्यूज मी हाँ सर। हाँ जी, सर आपने बोला एक्यूट फीवर में मधुर रस नहीं देना है, लेकिन ज्यादातर हम लोग देखते हैं कि जैसे फीवर के साथ में या डिहाइड्रेशन टाइप के कुछ फीचर्स आते हैं, तो लोग इलेक्ट्रॉल और उसमें तो ग्लूकोज ही मैक्सिमम रहता है, या मैं बताता हूँ। ऐसी चीजें बहुत देने लगते हैं। इंपॉर्टेंट जी सर। क्वेश्चन पूछा कि इलेक्ट्रॉल का और आयुर्वेद का क्या रिलेशन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लगता है डॉक्टर साहब डीप जाना चाहते हैं, और जब देखो, जब शिष्य या स्टूडेंट डीप जाना चाहता है तो गुरु भी उतना ही खोलता है, खुलता है। अब क्या रहता है, जितना आप बोलोगे उतना, मतलब मैं जो आपके लिए ऑप्ट है वो समझाता जाता हूँ, लेकिन क्या बार जब आप डीप जाते हो तो जो टीचर है वो भी डिग करता है। देखो इलेक्ट्रॉल और आयुर्वेदा क्या रिलेशन है। इलेक्ट्रॉल देने की जरूरत जब आप पढ़ो ना, एज अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, तो क्या है, उस पेशेंट में क्या सिम्टम रहते हैं, क्या होता है, स्रोत अवरोध हो गए, ये क्लॉग्ड स्रोत है, स्रोत बिल्कुल अवरोध हो गए, है ना, स्रोत कफ की वजह से बिल्कुल अवरोध हो गए, बिल्कुल स्रोत, मतलब रस औषध जा ही नहीं, रस धातु आगे जा ही नहीं रही। तो उस कंडीशन में क्या होता है, पेशेंट का बीपी फॉल कर गया सपोज करो, या डिहाइड्रेशन होगी, है ना, तो हम इलेक्ट्रॉल जब देते हैं, मधुर रस देते हैं, तो पेशेंट एकदम थोड़ी देर के लिए खुल जाता है, एनर्जेटिक हो जाता है। अब आयुर्वेद का क्या कंसेप्ट है, आपने षडंग पानी सुना कभी, षडंग पानी कषाय सुना है डॉक्टर साहब? अगर आपने सुना है षडंग पानी कषाय, जी सर। षडंग पानी कषाय की अगर आप कंटेंट देखो ना, मैं इलेक्ट्रोल की जगह षडंग पानी देता हूँ। षडंग पानी क्या है, पानी है, वो पानी है, उसको उसका कषाय नहीं है, वो पानी है, उसको षडंग पानी बना के उसको पूरे दिन में आपने लेना, 1 लीटर पानी है, वो आयुर्वेद का इलेक्ट्रोल है। लेकिन आयुर्वेद का इलेक्ट्रोल क्या है, षडंग पानी, और ये वही काम करता है जो इलेक्ट्रोल करता है, लेकिन एक कदम आगे है इलेक्ट्रोल। कैसे आगे है,
षडंग पानी की अगर आप कंपोजिशन देखो तो दीपनीय पाचनीय है। मतलब अगर ये षडंग पानी है, स्रोत खोल के रस आगे दे रहा है। पानी अगर वो दे रहा है ना, षडंग पानी या तो वो स्रोत खोल के दे रहा है, दीपन पाचन करके दे रहा है। वेयर एज इलेक्ट्रॉल जो है वो विदाउट ओपनिंग द स्रोता डायरेक्ट दे रहा है, तो वो डायरेक्ट मधुर रस फेंक रहा है पेशेंट। और ये जो है ये स्रोत खोल रहा है। जैसे ही स्रोत खोलते हैं, रस तो पड़ा हुआ है बॉडी में, इतना भी तो नहीं है कि पेशेंट बिल्कुल डाउन है, रस तो ऑलरेडी बॉडी में चल रहा है, थोड़ा बहुत आहार पेशेंट खा ही रहा है। तो दीपन पाचन जब खोल देगा वो, पेशेंट को अग्नि भी बढ़ेगी। जैसे ही पेशेंट की अग्नि बढ़ती है, तुरंत उसमें सुर्ती आ जाती है। अब तभी तो बल, चेहरे का जो बल है, वो जो आभा है, उसको अग्नि के साथ जोड़ा है, डायरेक्ट अग्नि के साथ जोड़ा है। अर्श में अग्नि जब डाउन हो जाती है तो पेशेंट की आभा वीक हो जाती है। जिन लोगों का चेहरा बड़ा खिला खिला रहता है, उनकी अग्नि बड़ी अच्छी रहती है। तो जैसे ही आपने स्रोत खोल दिए षडंग पानी से, उसको न्यूट्रिशन मिल गई, उसके जो भी डिस्टर्बेंस कम होगी। अब इलेक्ट्रोल देने से क्या होता है कि आपने मधुर रस धड़ल्ले से दे दिया, तो जो भी व्याधि पहले से चल रही है वो ठीक होने के चांसेस कम होते हैं। अब पर क्योंकि एंटीबायोटिक इतनी स्ट्रॉन्ग चल रही होती है, वो काउंटर कर जाते हैं वो लोग चीज। लेकिन अगर देखा जाए तो ये बैड प्रैक्टिस है, आयुर्वेद इसको प्रमोट नहीं करता। आयुर्वेद षडंग पानियों को प्रमोट करता है। षडंग पानी क्या है? पानी भी दे रहे हो आप, लेकिन खोल के, स्रोत खोल के। रस जब स्रोत खुल जाएंगे तो रस अंदर चला जाएगा। इलेक्ट्रोल देने की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि अग्नि पेशेंट की ठीक नहीं हो रही है। आप ज्वर है, जहाँ डायरिया चली जा रहा है, ऊपर से आप जो खा रहे हैं वो निकलता जा रहा है, स्रोत बिल्कुल क्लॉग्ड है, बंद हुए पड़े हैं, रस जा ही नहीं रही बीच की, तो पेशेंट का बीपी तो फॉल होगा ही है, पेशेंट डाउन तो होगा ही है। दीपनीय षडंग पानी ने क्या किया? स्रोत खोल दिए, अग्नि ऊपर से करेक्ट होगी, रस चला गया अंदर, ठीक हो गया। ये डिफरेंस। अब ये क्लियर है तो मुझे बताओ, नहीं तो हम आगे बढ़ते। जी सर, थैंक यू सर। क्लियर है? जी सर। व्हाट, डॉक्टर सोनिया मलिक, व्हाट इज द राइट टाइम टू गिव घृता? अच्छा ये हो गया क्वेश्चन, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? एज देयर आर सो मेनी फ्रूट्स, सिट्रस, नॉन सिट्रस, ओके गॉट इट, ओके ठीक है। डॉक्टर साहब आपको क्वेश्चन था। अकॉर्डिंग टू एज औषध, देखिए अकॉर्डिंग टू एज क्या है, दो तरीके से चिकित्सा चलती है। देखो जब कोई वेद पेशेंट आपके साथ, कोई भी व्याधि का पेशेंट कॉल करता है ना, नो मैटर एट व्हाट डिजीज एज है ना, उसमें सबसे पहले तो हमें व्याधि को ही टैकल, ठीक है। अब उसमें ये नहीं है कि भाई सपोज करो मेरे पास 80 साल का बुजुर्ग आ गया, वो ज्वर से पीड़ित है। अब मैं कहूँगी यार नहीं, 80 साल में तो इसकी बात बड़ी हुई है इसकी उम्र के हिसाब से, मैं इसको अमृतोथारम कषाय नहीं दूं, मैं इसको थोड़ा सा मधुर रस भी देता हूँ साथ, वो चिकित्सा नहीं ना चलेगी। तो पहले हमें उसकी चिकित्सा करनी है। जो आपके पास ड्रग है, जो फिक्स्ड प्रोटोकॉल चल रहा है, अमृतोथारम कषाय आपने दे दिया उसको, ठीक है। पर बाकी और इसमें देने का एक थोड़ा सा स्लाइड सा डिफरेंस है, वो क्या है? फॉलो अप, कितने दिन का देना है और मात्रा, कितनी मात्रा देनी है। क्योंकि अगर आपने ज्यादा मात्रा में दे दिया तो एक अमृतोथारम कषाय कर्षणीय भी है, थोड़ा सा कफ को काटता है, तो कफ उस बेचारे में ऑलरेडी कम है ना। तो वो उस चीज की युक्ति देखनी है, अदरवाइज और कुछ नहीं है। हाँ, आहार के मामले में आपने बुजुर्गों को मधुर रस देना है। मधुर रस सारे रसायन होते हैं, है ना, शीत वीर्य मधुर रस, उसके हिसाब से। कोई और क्वेश्चन? ठीक है दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था मेरा, ये था कि आपको मैं एक बार अच्छे से इसको पढ़ाऊं। होप आई हैव जस्ट गिवन द जस्टिस टू दिस टॉपिक। कोई और क्वेश्चन होते हैं? ये आस्ता आस्ता धीरे धीरे ये टॉपिक और क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, फिर हम आपसे लीव लेते हैं। सभी का जुड़ने के लिए शुक्रिया। थैंक यू।